वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में, अर्थात एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को देखेंगे जो कि 2022 की परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी हैं और यह मॉडल पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा, अर्थात इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 100 से अधिक, अर्थात लगभग आपको 200 से अधिक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बताने का प्रयास किया जाएगा। 100 तो आपको लिखित फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो कुछ विश्वविद्यालयों ने ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर रखा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर करवाने के लिए कहा है, और कुछ ने लिखित टाइप का। तो लिखित वाला जो है मॉडल पेपर पहले से हमने दे दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, और जल्द ही देने का प्रयास, और भी मॉडल पेपर दे दूंगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से जो है और अन्य सब्जेक्ट की भी मॉडल पेपर हमने दे दिए हैं, तो उन सभी को आप लोग देख करके आसानी से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी साहित्य हो गई, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य हो गई, मनोविज्ञान का कल अभी रात के 9 बजे आपकी क्लास हुई थी मनोविज्ञान की, और आज रात 9 बजे आपकी ये क्लास हो रही है। हिंदी साहित्य का सभी आपको दे ही दिया है। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके लगभग जो है मोस्ट थे उन सभी की हमने दे दी है। अब इतिहास का बचा, गृह विज्ञान का, संस्कृत का, इन सब का भी ऑब्जेक्टिव वाला बचा है। तो ऑब्जेक्टिव का जो है हम करते रहेंगे। अब जो कल की वीडियो होगी, कल बता दूं आपको, कल जो होगी जो आपका जो प्राचीन इतिहास है उसका मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का देखने का प्रयास किया जाएगा। तो कल रात के 9 बजे से आपकी प्राचीन इतिहास के जो है लगभग 200 मतलब कि 200 से अधिक, मतलब कि बहुत सारे प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से सोशियोलॉजी का कल आपकी हुई थी, और इसी प्रकार से अब मैं एक एक सब्जेक्ट को आपके मॉडल पेपर दे दूंगा, ताकि सभी सब्जेक्ट जो है आपके हो जाए। उसके बाद में फिर मैं देखूंगा, ताकि आपके जो है पेपर जल्दी में हो सकता हो जाए। तो चाहे लिखित फॉर्म में पेपर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में पेपर हो, आपका दोनों मॉडल पेपर जो है अपलोड हो, तो इसके लिए हमने ये श्रृंखला चालू करी। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें सभी लोगों के पास, ताकि सभी को यह पता चले कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप जब परीक्षा का अंत समय आए, अगर मान लेते कल परीक्षा, तो इसको आज अगर 2-3 बार देख लेंगे, या अभी से इसको 3-4 बार अगर आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो को अंत तक, तो जाहिर सी बात है आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लगभग 60% यहीं से आपके फंसने की चांसेस हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखें। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए। और एक बात और, जो है 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसकी सदस्यता एक प्रकार से, मतलब कि 2 लाख परिवार हो चुका है शुक्ला स्टडी पॉइंट का। तो उसके लिए आप सभी को लगातार धन्यवाद देता रहा हूँ, और आज भी मैं धन्यवाद ही दे रहा हूँ। ये सब आप लोगों की जो है सफल, मतलब कि आप लोगों को ही श्रेय जाता है, आप लोगों की मदद से ही मुमकिन हो पाया। इसी प्रकार से आप लोग आगे हमको बढ़ाते रहें और अपने आप को भी बढ़ाते रहें। तो आगे देखते हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है आदर्शवादी आधार, ऑप्शन बी दिया है वैज्ञानिक आधार, ऑप्शन सी दिया है प्रकृतिवादी आधार, और ऑप्शन डी दिया है प्रयोगवादी आधार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए आदर्शवादी आधार जो होता है, यही शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का जो है आधार होता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण आदर्शवादी आधार होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं। संकुचित अर्थ में एक होता है विस्तृत अर्थ में, एक होता है संकुचित अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य जो कौन कौन से हैं, आपको ऑप्शन में दिया आत्मा अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक विकास, ऑप्शन सी दिया आत्मबोध, और ऑप्शन डी दिया है आत्मा अनुभूति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्म अभिव्यक्ति जो होता है संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं। ठीक, ऑप्शन इसका यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, बी दिया है ऑप्शन में कि व्यक्ति को धन देना, सी ऑप्शन दिया है व्यक्ति को स्वार्थी बनाना, और डी ऑप्शन दिया है व्यक्ति को शिक्षक बनाना। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई? व्यक्तित्व, मतलब कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न नीचे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि निम्न कथन शिक्षा के उद्देश्यों में से किसी मतलब कि किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं।
निम्न कथन के उद्देश्यों में से किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं, मतलब कि निम्न कथन शिक्षा के उद्देश्यों में से किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है व्यावसायिक विकास, मतलब व्यावसायिक उद्देश्य, और तीसरा है जीवन की पूर्णता का उद्देश्य, और चौथा है नैतिक उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जीवन की पूर्णता का उद्देश्य जो होता है शिक्षा के उद्देश्यों में से ये उद्देश्य होता है जीवन की पूर्णता का उद्देश्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, सीखना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, सीखना। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज रहा होगा, फटाफट से देखिए। यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि व्यक्ति का हित सामाजिक विकास में निहित है। व्यक्ति का हित क्या किस में निहित है, सामाजिक विकास में निहित है। यह किसका कथन है, मतलब यह किसका मत है कि व्यक्ति का हित सामाजिक विकास में निहित है, ये कथन है किसी का। तो किसका कथन है भाई, ऑप्शन ए दिया है फ्रोबेल महोदय का, बी दिया है रास का, और सी दिया है स्मिथ का, और डी दिया है ड्यूबी का, यानी जॉन ड्यूबी का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों रास का। तो रास महोदय ने कथन कहा था क्या, कि व्यक्ति का हित सामाजिक विकास में निहित होता है। मतलब जो व्यक्ति का हित होता है, व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का हित, सामाजिक विकास जब होगा तब उसका मतलब व्यक्ति का भी हित होगा, क्योंकि जब सबका विकास होगा तब आपका भी विकास होगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें। अगला प्रश्न है, समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या, समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह एक कथन है, किसका कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, बी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दिया मैकाइबर, और डी दिया फ्रोबेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों मैकाइबर महोदय ने कहा। क्या, किसने कहा, मैकाइबर ने कहा। क्या कहा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है कि समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के ही हैं, और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया मतलब ज्ञानवर्धन, ऑप्शन बी दिया है जो है आत्मिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, और ऑप्शन डी है चारित्रिक विकास। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा इसका। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने के मतलब शिक्षा का एक प्रकार से क्या उद्देश्य बताया है, आत्मिक विकास, मतलब सॉरी आध्यात्मिक विकास। क्या बताया, आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन में जो है सी में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट है। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे कि प्रश्न पूछे आपसे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ग कितनी निश्चित करी गई है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य जो है एक प्रकार से क्या करता है, उपबंध करेगा, ऐसा जो है बातें बताई गई हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिए। क्या है कि शिक्षा जो है, क्या है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है, यह कथन है, किसका कथन है। तो ऑप्शन ए दिया है कौटिल्य का, ऑप्शन बी है शंकराचार्य का, ऑप्शन सी है ऋग्वेद का, या ऑप्शन डी है उपनिषद का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौटिल्य का कथन है ये। ऑप्शन इसका क्या है, कौटिल्य का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शिक्षा जो है वह है जो मनुष्य को क्या करती है, आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। किसने कहा, ये कहा है कौटिल्य ने। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है। तो यह बात शंकराचार्य ने बताई थी। शंकराचार्य ने क्या कहा था, शंकराचार्य ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास होता है। जबकि किसने कहा, कौटिल्य ने क्या कहा कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जॉन डीबी, क्या है भाई, डीबी ने शिक्षा के किस पक्ष पर विशेष बल दिया है। तो जॉन डीबी ने शिक्षा के किस विकास पर बल दिया, फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो किसने दिया भाई, जॉन डीबी ने शिक्षा के किस पक्ष पर विशेष बल दिया है। ऑप्शन ए राजनीतिक तत्व, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन सी है आर्थिक तत्व, और ऑप्शन डी है आपका सामाजिक तत्व। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जॉन डीबी ने जो शिक्षा के जो है सामाजिक तत्व पर बल दिया है। किस पर, सामाजिक तत्व पर बल दिया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना असंभव है। शिक्षा के सर्वांगी मतलब कि सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल जो उद्देश्य एम है उसका जो है एजुकेशन का, तो यूनिवर्सल एम ऑफ एजुकेशन
इसका पता लगाना क्या है, लगभग असंभव है। कथन किसका है? अर्थात शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना क्या है, नामुमकिन है, असंभव है। कथन किसका है? तो ये कथन है मेरे भाई किसका? ये कथन है अरस्तु महोदय। किसका है? अरस्तु का। ऑप्शन बी में दिया अरस्तु, यही करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न यहीं पर दिखाई पड़ रहा है क्या, कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिससे व्यक्ति संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो सके। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिससे व्यक्ति संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो सके। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेरे भाई किसका? ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है। और आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी पक्ष क्या है? तो उन्होंने शिक्षक, विद्यार्थियों और सामाजिक शक्तियों को क्या बताया है, जो है त्रिमुखी पक्ष, मतलब कि शिक्षा के 3 पक्ष मुख्य होते हैं, तो शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक सामाजिक शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किस विद्वान ने कहा है? तो वो जॉन एडम्स ने कहा। त्रिमुखी किसने कहा है? तो जॉन डीबी ने। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स में। अगला प्रश्न देखें, आपके एग्जाम से में आ सकता है। कौन सा प्रश्न है? कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में, शिक्षा जो होता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ जो है मतलब कि शिक्षा होती है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखें, यह कथन किसका है, कि शिक्षा जो होती है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कि ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का है, या स्वामी दयानंद सरस्वती का है, या अरस्तु का है, या राजा राम मोहन राय का है? इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु महोदय का है। किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटल ने। ओके, अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता दी है? तो किसने प्राथमिकता प्रदान करी चरित्र निर्माण के को, मतलब चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया? किसने बताया? तो बताया ये किसको, किसने? महात्मा गांधी जी ने बताया। किसने बताया भाई? महात्मा गांधी जी ने बताया। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन किसने किया है? तो टीपी नन ने किया है। किसने करा? टीपी नन ने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन किया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना, मतलब कि करना होना चाहिए। यह विचार जो है किसने दिया है? तो यह विचार देने वाले हैं फ्रायड महोदय। ठीक, किसने दिया है? फ्रायड महोदय। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए होती है। यह कथन किसका है भाई? तो ये कथन किसका है? आपको ऑप्शन में दिया प्लेटो, बी दिया है नन, सी दिया है रास, और डी दिया एडम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेटो महोदय का है। अगला प्रश्न यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ा होगा कि बालक का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट की तरह है। बालक का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट, मतलब कि सादा एक प्रकार से स्लेट की भांति है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन रूसो का है। किसका है भाई? ये कथन है रूसो का। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो वर्तमान समय में शिक्षा के 3 रूप प्रचलित हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ओके, ध्यान रखेंगे, ये 3 चीज़ें हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि जो है शिक्षा के औपचारिक साधन कौन जो है कौन जो है शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? शिक्षा का औपचारिक साधन जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये सब औपचारिक है, जबकि परिवार वगैरह क्या है? ये सब अनौपचारिक है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो जॉन डीबी ने ही ये बातें कही है। ठीक, और भी प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न अगली स्लाइड आपके सामने आने का प्रयास, चलिए आ चुकी है आपके सामने अगली स्लाइड। यहाँ पर है शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। प्रश्न क्या पूछा गया? कि शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। ए ऑप्शन है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, बी ऑप्शन है विषय, अध्यापक और श्यामपट्ट, सी ऑप्शन है पुस्तकें, बालक और अध्यापक, और डी ऑप्शन है आपका बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो शिक्षण के 3 केंद्र जो है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? पहला तो अध्यापक, दूसरा क्या बालक, और तीसरा क्या पाठ्यक्रम। ऑप्शन इसका ए में दिया है, यही करेक्ट है। अगला प्रश्न है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या बना देती है? शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। चित्रकला बनाती है, या विज्ञान बनाती है, या शिक्षण में प्रयुक्त पद्धतियाँ बनाती हैं, या लेखन की कला। तो भाई शिक्षण में प्रयुक्त जो पद्धतियाँ होती हैं वही शिक्षण को क्या बनाती हैं? रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये कथन किसका है? क्या शिक्षा एक जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो होता है अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रोबेल महोदय का। किसका है भाई? ऑप्शन सी में दिए हैं फ्रोबेल, यही करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है? किसने दिया है? तो किसने दिया बाल केंद्रित शिक्षा पर बल भाई? तो किसने दिया है? रूसो महोदय ने दिया। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया? हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया? तो हस्तकला शिक्षा पर बल देने वाले विद्वान है आपके महात्मा गांधी जी। किसने, कौन है? महात्मा गांधी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाशित करता है। तो करेक्ट इसका जो है कथन, मतलब इसके कौन है कथन, मतलब कि जो कथन ये जो हमने आपके सामने पढ़ा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाशित करता है। कथन है किसका? ये कथन है फ्रोबेल महोदय का। किसका है? फ्रोबेल महोदय का। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि EFA का पूरा नाम क्या है? क्या EFA का पूरा नाम क्या है? तो EFA का पूरा नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल इसका पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि क्रिया द्वारा सीखने पर बल किसने दिया है? क्रिया द्वारा सीखने पर बल किसने दिया भाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से बना है प्रश्न। तो आपसे पूछे कि क्रिया द्वारा सीखने पर बल किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने ही क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, आपसे पूछे कि शिक्षा के अंग कितने होते हैं? तो शिक्षा के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। शिक्षा के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं, लेकिन 5 आप मान सकते हैं। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा आपसे कहेगा कि घर में या पड़ोस में या कहीं भी या विद्यालय में। तो औपचारिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त होती है? विद्यालय में। ओके, आगे बढ़ा जाए। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या विशेषता होती है? तो क्या विशेषता होती है? सब धर्मों को शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। किसका कथन है? शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विद्या विहीना नरः पशु समाना। विद्या विहीना नरः पशु समाना, यह शिक्षा के क्षेत्र में किसने दिया है? इस कथन का मतलब कि यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये कथन भर्तृहरि जी ने जो है कहा है। ये एक प्रकार से उन्हीं का जो है रचना का श्लोक है। क्या कि विद्या विहीन जो है नरा पशु समाना, मतलब विद्या से हीन जो नर होता है वो पशुवत होता है, पशु के समान। बिना पढ़ा नर पशु कहावे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भर्तृहरि ने शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए विद्या विहीना नरा पशु समाना किस पुस्तक में लिखा है अपनी? तो कौन सी पुस्तक है? नीति शतकम में इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण एवं चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है, यह किसने बताया? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। ओके, आपसे प्रश्न पूछे कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है भाई? गांधी जी ने दी है। आपसे पूछे वेद के 6 अंगों में से एक अंग कौन सा है? कौन सा है? शिक्षा भी एक अंग माना गया है। तो वेद के 6 अंगों में से शिक्षा एक अंग भी माना गया है। ओके, आगे देखते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी, देखिए फटाफट से। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुके हैं मेरे भाई। प्रश्न लिखा है ऊपर आपके सामने कि शिक्षा स्वयं जीवन ही है। क्या शिक्षा स्वयं जीवन ही है, यह मत किसने व्यक्त किया? शिक्षा स्वयं जीवन ही है, यह मत किसने व्यक्त किया? तो यह मत व्यक्त करने वाले कौन विद्वान है भाई? जॉन डीबी हैं। कौन है? जॉन डीबी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह समाज जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है एक समुदाय कहलाता है। वह समाज जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है एक समुदाय कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए दिया है आकबर एवं निमकाप ने, ऑप्शन बी है डेनिम ने, ऑप्शन सी है कुक ने और ऑप्शन डी है मेंजर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेंजर ने। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जीवन ही शिक्षा या मत किसका है? जीवन ही शिक्षा किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है कि जीवन ही क्या है? शिक्षा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है। आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है, कैसा? समाज का कार्य है, सुरक्षा अधिकारी का कार्य है, राज्य सरकार का है या ग्राम प्रधान का है? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और फटाफट से इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आयोगों द्वारा समितियों की नियुक्ति करना कार्य है। तो आयोगों के द्वारा और समितियों की नियुक्ति करना कैसा कार्य है? राज्य सरकार का कार्य है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, सर्वाधिक शिक्षा
बालक को कहाँ से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक शिक्षा बालक को कहाँ से प्राप्त होती है भाई? तो सर्वाधिक शिक्षा बालक को जो है अपने परिवार से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? प्राप्त होती है, अपने परिवार से प्राप्त होती है। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, फटाफट से एक बार वीडियो को देखें और लाइक शेयर जरूर करते रहें सभी लोग। ओके, प्रश्न समझ में आ रहे हैं? प्रश्न उत्तर आपके समझ में आ रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होनी है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी देने का प्रयास किया और लिखित का भी, क्योंकि और दोनों में जैसे लिखित वाले ये ना सोचे कि ये हमको नहीं देखना है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा जानकारी इस वीडियो की में आपको मिलने वाली है। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को भी देखें और आगे चल कर के जो और भी वीडियो आपके सामने आती जाएंगी तो उनको भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से आगे देखते हैं। ये पहला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बच्चे का प्रथम विद्यालय क्या होता है? तो जो बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन क्या है भाई? परिवार है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने अपने द्वारा संचालित विद्यालय का नाम बचपन का घर रखा है? तो किसने रखा है भाई बचपन का घर? तो मांटेसरी ने रखा। किसने रखा है? मेरिया मांटेसरी ने। अगला प्रश्न है, मैकाइबर तथा पेज एक थे। मैकाइबर और पेज क्या थे? एक। तो मैकाइबर और पेज जो थे वो समाजशास्त्री हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, मतलब थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से औपचारिक शिक्षा के साधन नहीं है। तो औपचारिक शिक्षा के साधन कौन नहीं है भाई? राज्य जो है वो औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं, जबकि पुस्तकालय जो है और वाचनालय विद्यालय ये सब क्या है? ये सब जो है पुस्तकालय ये सब क्या है? शिक्षा के औपचारिक साधन हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से जो है अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। निम्न में से अनौपचारिक शिक्षा के साधन कौन है? तो अनौपचारिक शिक्षा के साधन है जो है आपका परिवार वगैरह जो हो गई, ये सब अनौपचारिक साधन है। जबकि मनोरंजन केंद्र पाठशाला ये क्या है? जो है आपका कैसे साधन है भाई? तो ये है जो है औपचारिक साधन। जबकि अनौपचारिक साधन कौन है? अनौपचारिक साधन परिवार वगैरह हो गए। ओके, आगे देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से बना है 2-3 बार। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, कथन किसका है? यह कथन है ओटावे का। किसका है? ओटावे का। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा दिवस पर किस महान पुरुष का जन्मदिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर मतलब कि राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विद्यालयों में एनसीसी का खर्चा कौन वहन करता है? तो कौन वहन करता है? राज्य सरकार जो होती है वो एनसीसी का खर्चा वहन करती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा का कार्य, क्या पूछे प्रश्न कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हर्बर्ट महोदय का है। तो नैतिक चरित्र का विकास करना है, कथन किसका है? जो शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, कि कैसा उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये कथन किसका है? ये कथन हर्बर्ट का है। ओके, ध्यान रखेंगे, किसका है? हर्बर्ट का है। ओके, आगे देखा जाए, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लाया जाए भाई। ये हो गया आपका अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न है किसको लेकर के? मानव संसाधन के विकास से क्या आशय है? अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास से क्या आशय है भाई? मानव संसाधन विकास से क्या आशय है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मानव विकास संसाधन से के मतलब विकास के मानव संसाधन के विकास से क्या आशय है? तो इससे क्या आशय है? पहला ऑप्शन दिया है कि मनुष्य की कार्य क्षमता का विकास, और बी ऑप्शन दिया मानव शक्ति का नियोजन। तो दोनों करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए मतलब सी ऑप्शन सही है। ओके, अगला प्रश्न है, अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना जो होती है आपकी 1954 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैज्ञानिक जो है संस्थान कब बनाया गया? तो विश्वविद्यालय मतलब अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूजीसी जो होता है, यूजीसी मतलब जो एक प्रकार से जो आयोग है वो एक वैधानिक अर्थात जो है कानूनी संस्था कब बनाया गया, कब बना? वो तो 1953 ईस्वी में बना। कब बना? 1953 में, 1953 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को कब संवैधानिक जो है संस्था बनाया गया? तो कब बनाया गया था भाई? कब बनाया गया अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को वैधानिक संस्था? तो बनाया गया था आपका 1887 में। 1887 में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में भावात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ ना कुछ सदैव रहती है, किसने कहा था? प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने बात कही थी। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता कौन सी है? तो क्या बताएंगे आप?
तो क्या बताओगे मेरे भाई? तो इसकी व्याख्या आप क्या बताओगे कि प्रवेश व परीक्षा नियमों में उदारता होना मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता ये है। ओके। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उसके अध्यक्ष थे जो है एडगर फार। ओके। कौन थे? जो है एडगर फार। 1972 ईस्वी में इसकी जो है अध्यक्ष थे। आपसे प्रश्न पूछे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? एडगर फार महोदय थे। ओके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद शैक्षिक अधिकारों में सामान्यतया सुनिश्चित करते हैं? तो कौन करते हैं? संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद शैक्षिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करते हैं? तो कौन है भाई? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 29। ओके। ऑप्शन सी में दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस देश में जो है और कब खोला गया? तो विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है खुला, मुक्त माने होता है एक प्रकार से क्या? मुक्त है विश्वविद्यालय, मतलब वहाँ पर आपको कोई बाउंडेशन वगैरह मतलब कि ऐसा नहीं होता है। मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में मैं विस्तार से किसी दिन चर्चा कर लूँगा। तो मुक्त विश्वविद्यालय एक प्रकार से खुला विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी दूसरी। मुक्त विश्वविद्यालय वहाँ पर आप जो है जिस तरीके से चाहें पढ़ सकते हैं, मतलब कि आपको जो पढ़ना है सही तरीके से पढ़ें। अब इसमें कोई बाउंडेशन उसमें नहीं रहता है मुक्त विश्वविद्यालय में। ठीक। तो मुक्त विश्वविद्यालय जो है सबसे पहले किस देश में खोला गया है? सबसे पहला तो ब्रिटेन में 1969 ईस्वी में खोला गया। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन में 1969 में। अगला प्रश्न है, किसका संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है? किसका संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है? तो किसका नहीं है? ऑप्शन ए दिया दूरस्थ शिक्षा परिषद, इसका है। बी ऑप्शन दिया है जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, ये भी एक प्रकार से जो है उच्च शिक्षा से है। तीसरा ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी जो है यूजीसी वगैरह ये सब जो है बड़े कॉलेजों के लिए होता है। अगला डी ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यही करेक्ट आंसर होगा। ये जो है उच्च शिक्षा से इसका संबंध नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है क्या? व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण जो है व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यह मत किसका है? तो यह मत है थॉमसन मतलब महोदय का। किसका है? थॉमसन महोदय का। किसका है भाई? थॉमसन महोदय का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड देखिए आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समाज की कौन कौन सी बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है? समाज की कौन कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? शिक्षा पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है? ऑप्शन ए दिया है समाज की प्रकृति तथा आदर्श का बिल्कुल पड़ता है। बी ऑप्शन दिया सामाजिक परिवर्तन का बिल्कुल, और सी दिया है सामाजिक दृष्टिकोण का, और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी का जो है शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, समाज की ये जो है बातें। ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा का समाज पर किन किन जो है दिशाओं में प्रभाव दिखाई पड़ता है? शिक्षा पर मतलब शिक्षा का समाज पर किन किन दशाओं में प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो जो है सामाजिक विरासत का संरक्षण, ये ऑप्शन है। बी है सामाजिक भावना की जागृति, इसमें बिल्कुल सही है और जो है दिखाई देता है। और सामाजिक विरासत का संरक्षण इसमें भी दिखाई देता है। सामाजिक नियंत्रण इसमें भी दिखाई देता है। ऊपर सभी में दिखाई देता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है? भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये भौतिक संस्कृति जो है भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हम जो है हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं, इस कथन के आधार पर संस्कृत और सभ्यता में अंतर बताइए। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है ये बताएं। मतलब जो है सभ्यता में अंतर किसने किया है? संस्कृति और सभ्यता में अंतर किसने किया है? ये हमारी संस्कृति वह है जो हम है, इस कथन के आधार पर संस्कृत और सभ्यता में जो है अंतर किसने किया है? तो किसने करा है? मैकाइबर और पेज ने करा है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। स्लाइड में देखिए आप सभी लोग फटाफट से। स्लाइड में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। विद्यालय को किसने मतलब क्या है स्लाइड? अगली स्लाइड देखें। विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय को क्या भाई? विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, कथन किसका है? ये मतलब ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है रूसो का, ऑप्शन बी है मैकाइबर का, ऑप्शन आपका सी है जॉन डीवी का, और ऑप्शन डी है गांधी जी का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग बताएं
फटाफट से बताने का प्रयास करें मेरे भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। बताएं फटाफट से। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये जॉन डीबी का कथन है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय और समाज में क्या संबंध है? ऑप्शन ए में दिया है विद्यालय एवं समाज का अन्योन्याश्रिता का संबंध होता है। यही करेक्ट आंसर होगा आपका। लेकिन और भी आप देख लीजिएगा, विद्यालय व समाज दोनों एक दूसरे की विरोधी संगठन है। बिल्कुल ये गलत हो गया। अगला है, समाज में विद्यालय एक अंग के रूप में है। तो ये भी एक प्रकार से गलत ही है। उपरोक्त सभी होगा नहीं आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी क्रम मतलब उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। ये किसका कथन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओटावे। ओके, ऑप्शन बी में दिया है। ओटावे ने कथन कहा था क्या? कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार से समाज बदलता जाता है। ओके, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न यहीं पर नीचे दिखाई पड़ा होगा आपको, गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया है? तो गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के 6 कारकों के बारे में बताया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका होती है। यह विचार किसका है? तो ये रूसो का विचार है। किसका विचार है? रूसो का। आपसे एग्जाम से प्रश्न बने कि मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मिथ्यवेयता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है टालकट पार्सन्स का। किसका है? टालकट पार्सन्स का। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। प्रश्न है कि सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। यह परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है आपका स्टेन, बी ऑप्शन है जी सैदेन और सी ऑप्शन है ओटावे और डी ऑप्शन है फ्रोबेल। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। किसका कथन है? सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। यह कथन है केजी सैदेन का। किसका है? केजी सैदेन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। एग्जाम से मैं आपसे प्रश्न पूछे कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है। किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स का कथन है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हुआ? सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हुआ क्या? भारत में सबसे पहले किस शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण से सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन और विघटन की इस प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली तत्व विज्ञान का विकास रहा है। यह कथन किसका है? तो सामाजिक परिवर्तन और विघटन की इस प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली तत्व विज्ञान का रहा है। यह कथन किसका है? ये कथन है केजी सैदेन का ही। किसका? केजी सैदेन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं भाई कौन? परेटो हैं, सोरोकिन है, पेट्रिम सोरोकिन और टाइनबी हैं। ओके, ऑप्शन ए में ही दिया है ये बात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम माना है। किसने माना है? तो काम्टे ने माना है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मानव की आदतों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। किसका कथन है? तो बेबलन का कथन है। ओके, बेबलिन का। ओके, अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है और इसीलिए प्रगति में मूल निर्णय होता है। कथन किसका है? अकबर निमकाफ का ये कथन है। ओके, आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता समिति का गठन जो हुआ है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ प्रथम राष्ट्रीय एकता समिति का गठन। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किस विश्व स्तरीय संघ का गठन किया गया है? तो किसका किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पृथकता का अर्थ पिछड़ापन अथवा पतन से है। यह कथन किसका? पृथकता का अर्थ पिछड़ापन अथवा पतन से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का ही। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्लाइड। प्रथम राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई कौन थे? तो कौन थे बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। प्रथम राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थे। कौन थे? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का पुनर्गठन कब हुआ, मतलब किस सन में हुआ? तो सन है आपका कौन सा? 1964। ऑप्शन इसको डी में दिया है, आपको भी मिल गया। अगला प्रश्न है आज के क्या है? प्रश्न है कि आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की लिपि मात्र है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का। किसका है? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का। अगला प्रश्न सतत शिक्षा कितने समय तक चलने वाली शिक्षा होती है? सतत शिक्षा कितने समय तक चलने वाली शिक्षा होती है? यह शिक्षा कब तक चलती है? आजीवन चलती है। कब तक चलती है? आजीवन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आजीवन अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है टी.के. ओमान का। किसका है? टी.के. ओमान का यह कथन है। ओके, ध्यान रखिए कितनी बात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया क्या? अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में लगभग कितना समय लगा है? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में कितना समय लगा है? तो कितना समय लगा है? 52 वर्षों का समय लगा है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया गया है? अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया गया भाई? तो 65.38%। कितना? 65.38% लोग साक्षर हो चुके हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किस सन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास मतलब आह्वान किया गया है? किस सन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है? तो सी 2022 तक जो है ये आह्वान किया गया था। कब? 2022 तक। क्या किया जाएगा? 2020 तक जो है विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने 2000 जो है 20 कहीं पर लिखा होगा, 2020 लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन में लिखा है। अगला प्रश्न है उच्च जो है प्राथमिक स्कूल की सुविधा कितने प्रतिशत जो है ग्रामीण आबादी को प्राप्त है? जब मतलब उच्च प्राथमिक स्कूल की सुविधा, उच्च प्राथमिक स्कूल की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्राप्त है? तो 85% ग्रामीण आबादी को प्राप्त है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्कूलों की सुविधा के लिए प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है, कितना परसेंट प्राप्त है? तो वो भी कितना प्राप्त है? 94%। ओके, कितना? 94%। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों तथा राजनैतिक जो है अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया भाई वर्णन? किस अनुच्छेद में किया गया वर्णन? फटाफट से बताने का प्रयास करें। कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं? चलिए बताइए फटाफट से। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 से 21 तक। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अमानवीय व्यवहार तथा यातना के निषेध का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के अनुच्छेद 5 में अमानवीय व्यवहार तथा यातना के निषेध का प्रावधान किया गया है। कब? कौन सा? अनुच्छेद 5 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में दासता तथा दास व्यापार के निषेध की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? ऑप्शन अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के निषेध की बात कही गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के निषेध की बात कही गई है? तो अनुच्छेद आपका 3 होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। आपसे पूछे मानवाधिकार के संरक्षण के जो है अशासकीय संगठन है कैसा? तो ये संगठन कैसा है भाई? WCCI जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और द माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ये तीनों मिला करके जो है मानवाधिकार संरक्षण के अशासकीय संगठन है। ये बात ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा मानवाधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मानवाधिकार में कितने अनुच्छेद हैं भाई? मानवाधिकार में कुल मिलाकर के 30 अनुच्छेद हैं। ओके, आगे बढ़ते। बैलू शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के जो है
वेलियर शब्द से वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या आ चुका है? प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या जो है योजना का उद्देश्य बताएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन ए दिया प्राथमिक शिक्षा में मतलब प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार। अगला प्रश्न है आपके सामने प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण। क्या है भाई? अगला प्रश्न जो है अगला अगला है प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण, और अगला है प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी संचालन, और ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। अगला प्रश्न है 1986 के प्रारूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं के लिए कितना मूल्य भार निर्धारित किया गया था? कितना किया गया था भाई? तो कितना किया गया था? 32%। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया भाई? तो मतलब कि कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो दिल्ली में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? तो नवंबर 1989 ईस्वी में दिल्ली में जो है खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछे राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो नवंबर 1989 ईस्वी में स्थापित हुआ, हमने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि भारत ने भाषा आयोग की नियुक्ति की है। भारत ने भाषा आयोग की नियुक्ति की किस सन में की है? तो किस में करी भाई? भाषा आयोग की नियुक्ति भारत ने कब करी है? तो 1955 ईस्वी में करी। किस में? 1956 में। 1956 ईस्वी ऑप्शन में मिल रहा हो, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मुंबई में प्रौढ़ शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? मुंबई में प्रौढ़ शिक्षा परिषद का गठन हुआ तो कब हुआ मेरे भाई? 1939 में। कब हुआ? 1939। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी में 1946 के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 5वां सम्मेलन हुआ। कब हुआ बोर्ड का 15वां सम्मेलन? तो कब हुआ? इलाहाबाद में हो। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ओके, इलाहाबाद में हुआ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा हेतु शांति निकेतन में स्थापित किया गया। मतलब क्या स्थापित किया गया? शांति निकेतन में उच्च शिक्षा हेतु जो है विश्व भारती स्थापित किया गया। विश्व भारती स्थापित किया गया। ओके, क्या स्थापित किया गया? विश्व भारती। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य विश्वविद्यालय की उप कुलपति नियुक्त करता है। राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? उनको कौन नियुक्त करता है? उप कुलपति को तो राज्यपाल ही नियुक्त करता है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कब? मतलब तो किसके द्वारा? तो द्रोणाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। आपसे पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ओके, पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपसे पूछे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कौन थे? तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ओके, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का गठन जो है कब हुआ? पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का गठन कब हुआ? तो मतलब कि कहाँ पर हुआ? तो जो है संबद्धता विश्वविद्यालय से हुआ है। ओके, शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेजों की स्थापना कब हुई है? तो 1963 में जुलाई के महीने में होती है। आपसे पूछे रीजनल एजुकेशन ऑफ जो है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्थापित किए गए हैं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल, मसूर जो है अजमेर तथा भुवनेश्वर में सब स्थापित किया गया। ओके, आपसे पूछे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है कहाँ पर हुई है? कब हुई है? तो सितंबर 1985 में हुई है। दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 1992 में हुई है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखें इसको कि कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं? कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? तो कितने जिलों में? 12 जिलों में जो है करी गई हैं। 12 जिलों में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा की राज्य परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया भाई? शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट का अर्थ क्या होता है? डाइट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में दिया है, वैसे तो बता दूं आपको, ऑप्शन ए में दिया प्राथमिक स्तर में मतलब प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का पूर्ण सेवा प्रशिक्षण नहीं है ये। दूसरा क्या है? सॉरी, हाँ दूसरा ये नहीं है।
दूसरा क्या है, प्राथमिक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। तीसरा है प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन तथा प्रौढ़ शिक्षा शिक्षकों के लिए का प्रशिक्षण। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन। ओके। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। NCTE की स्थापना जो हुई थी 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ओके, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद जो है, जिसको NCTE के नाम से आना आता है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1993 में। कब हुई थी, 1993 या फिर 1990 ईस्वी के आसपास जो है। तो NCTE हुई, सॉरी राष्ट्रीय एक है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका है ACTI। तो उसकी स्थापना कब होती है, उसकी स्थापना 1973 में होती। कब होती है, 1973 ईस्वी में उसकी स्थापना होती है। लेकिन आपसे पूछे शिक्षक मतलब राष्ट्रीय शिक्षक परिषद जो है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1993 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछे NCTI के क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या कितनी है, तो जो है 4 ही है। ओके, कितनी भाई, 4 ही है। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला आपके सामने है, अगला और लास्ट स्लाइड आपके सामने आ चुके हैं कि यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली में राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई है। यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली में राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, तो कब हुई है, तो 1965 ईस्वी में हुई। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई, 1985 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आवासीय विश्वविद्यालय कौन से हैं, आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन में दिया आगरा विश्वविद्यालय, बी दिया कानपुर, सी दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी दिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आवासीय विश्वविद्यालय कौन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या है, कैदियों के लिए कार्य करना। क्या, कैदियों के लिए कार्य करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो ये इतने प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने आपको बता दिए। तो बीच में भी हमने कुछ प्रश्न बताए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए फिर, गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।